हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नाउन। तो संज्ञा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, और इसलिए हम लोग संज्ञा को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संज्ञा। तो पहले जान लेते हैं हम संज्ञा किसको कहते हैं। तो संज्ञा हम उसको कहते हैं जैसे किसी वस्तु को, व्यक्ति को या फिर स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का एक नाम होता है तो वो उसका नाम होता है, उसकी वही पहचान होती है। किसी स्थान का जो नाम है उसको, या फिर किसी वस्तु का जो नाम है उसको, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के नाम को, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब संज्ञा के प्रकार जान लेते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो बताइए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी स्थान का नाम हो, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब व्यक्ति के नाम है, ठीक है, तो वो संज्ञा कहलाएगी। ऐसे ही किसी वस्तु का नाम है, जैसे टेबल है आपका, ये बोर्ड है आपका, ठीक है, कैमरा है, ये सब क्या है? वस्तु के नाम है। स्थान है, जैसे कि जितने भी आपके स्टेट हो जाएंगे, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, कोई भी स्थान है जो उसकी पहचान है उस स्थान की, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी स्थान हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, वो प्रकार में क्या होगा? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से होते हैं संज्ञा के प्रकार? तो पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो एक आपका होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और दूसरी संज्ञा होती है, कोई हो गया व्यक्तिवाचक, और दूसरी होती है आपकी जातिवाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगली क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। और फिर चौथी हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और आपकी एक बच गई, ये कौन सी हो जाएगी? पांचवी, ये हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का जो नाम होता है, चाहे वो नदी का नाम हो गया, चाहे स्थान का नाम हो गया, चाहे वो किसी देश का नाम हो गया, किसी झील का नाम हो गया, या फिर किसी गांव का नाम हो गया, किसी नगर का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि हो जाता है लड़का है, लड़की है, तो जब एक अलग जाति का बोध होता है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने पशु कह दिया, जैसे गाय कह दिया, पशुओं का नाम गाय हो गया, भैंस हो गई, तो वो पूरी एक जाति हो गई।
ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुत्ता है तो कुत्ता पूरी एक जाति हो गई, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फल का नाम है तो फल शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हमने जब किसी जैसे सेब है तो वो पूरी सेब की प्रजाति का हो जाएगा, लेकिन आपने किसी सेब का एक विशेष नाम दिया है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे कि कुत्ता है तो कुत्ता लोग पालते हैं तो कुत्ता का नाम दे देते हैं। अब सबके घर में कुत्ते का अलग अलग नाम है तो वो उसकी अपनी पहचान है तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन कुत्ता जो है वो पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी कुत्ता जाति। जैसे बिल्ली है तो वो पूरी बिल्लियों का बोध कराएगी। लेकिन अगर आपने बिल्ली पाली हुई है, आपने मछली पाली हुई है तो आपने उसका कोई नाम दिया हुआ है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। बाकी जाति में सभी फलों के नाम हो गए। पहनने ओढ़ने की आपकी जैसे चादर है, आपका कपड़ा है, या पैंट कहिए, शर्ट के, तो पूरी पैंट हो जाएगी, पूरी शर्ट हो जाएगी। ये सभी पूरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। जैसे आपका अन्न हो गए, मसाले हो गए, ये सब भी पूरे ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। लिख ही लीजिए। ठीक है, आएगा नहीं इसमें। फल हो गया, फल, अन्न, मसाले, पशुओं के नाम, पशु। ठीक है, फल, अन्न, मसाले, पशु हो गए आपके, सब्जियां हो गई, फूल हो गई, या फिर पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है। फल में आप सब्जियां लिख लीजिए, और आप अन्न में आपका, हाँ, अन्न हो गया, मसाले हो गए, और पहनने ओढ़ने या बिछाने की वस्तु कहिए, ये सारी। ठीक है, पहनने वाली वस्तुएं, पहनने, ओढ़ने, बिछाने, ठीक है। तो फल हो गए आपके, अन्न, मसाले, पशु, पहनने ओढ़ने बिछाने के नाम, आपके सवारियों के नाम जो भी हैं, आपके संबंधियों के नाम हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक। व्यक्तिवाचक में हमने देख लिया, जैसे कि जो नाम होता है स्पेसिफिक, जैसे कि अब मसाले में जैसे काली मिर्च है तो वो काली मिर्च की अलग एक प्रजाति है, या फिर जैसे कि सेब है तो अलग अलग, फल में सेब है और सेब की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो वो जो प्रजातियों के नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके चले जाएंगे। जैसे नदियों के नाम, दिन का नाम सोमवार तो वो सोमवार ही है तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, मंगलवार तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे, ये नदियों के नाम है। ऐसे झील में आपका मानसरोवर झील हो गया, पर्वत है तो वो जातिवाचक हो गया, पहाड़। लेकिन अगर आपने कह दिया हिमालय तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। समूहवाचक, जब किसी समूह का बोध होता है, जैसे कि आपकी सेना है, भीड़ है, तो ये सब समूहवाचक हो जाता है। ठीक। जैसे सेना है आपका, गिरोह है, जैसे गिरोह होता है, सभा है, दल है, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी समूहवाचक है, ये एक समूह में रहती हैं। ठीक है। दल है, सेना है, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। सेना का एक समूह होता है, एक टुकड़ी होती है, दल एक अलग अलग सबके दल बने होते हैं। ऐसे ही गिरोह है, जो चोरी डकैती वाले होते हैं उनको गिरोह कहा जाता है, उनका अलग एक समूह बनी है। सभा में, सभा समूह में ही हम लोग रहते हैं, सभा करते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसे कि आपका जिससे भाव उत्पन्न हो आपके अंदर, जैसे कि आप हो सकता है ये, जैसे कि हमने कुछ खाया, खट्टा है, मीठा है, वो स्वाद वाली है, जैसे मिठास, खटास, या फिर आप कहिए तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, या फिर प्रेम, ये सब चीज़ें भाव के अंतर्गत आती हैं हमारी, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे और जो अवस्था होती है हमारे शरीर के परिवर्तित होने की, जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आपकी है अगली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे सोना, चांदी, जो द्रव अवस्था में रहते हैं, द्रव्य में सोना, चांदी हो गया आपका, और पीतल हो गया, तांबा हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। भाववाचक में लिख लीजिए, जैसे आपकी अच्छाई है, बुराई है, मिठास है, और जो नाप तौल की चीज़ें हैं, जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये सब क्या होता है, भाववाचक के अंतर्गत आ जाती है। लंबाई, वीरता, शूरता, ये सब, वीरता, ये सब कैसे आ जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। द्रव्यवाचक में आपका क्या आ जाता है, सोना आ जाएगा, चांदी,
सोना, चांदी, और क्या आएगा, घी आता है, घी, पीतल, पारा, ये सब क्या हो जाता है, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में आप देख सकते हैं जैसे कवि, कवि हो गए तो कवि पूरे जाति, कवि जाति का बोध हो गया, कवि हो गए। लेकिन अगर आपने तुलसी कह दिया, तुलसीदास, तो ये क्या हो गए, कवि हो गए। तो ये एक व्यक्ति का नाम हो गया, इनको हम, इनकी एक अलग परिभाषा हो गई, इनको एक अलग तरीके से हम जानते हैं, तो इसलिए तुलसीदास हो जाएंगे ये व्यक्तिवाचक। ऐसे ही आपकी गंगा, यमुना, ये सभी नदियों के नाम, ऐसे मानसरोवर झील है तो इसका नाम मानसरोवर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही आपका हिमालय है, पहाड़ों के नाम या पर्वतों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या व्यक्ति का नाम है तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नदियों, झीलों, पहाड़ों, समुद्रों के नाम, गांवों के नाम, ठीक है, वो यहाँ पर लिख लीजिए, समुद्र, समुद्रों, गांवों, नगरों, शहरों, ये सब के नाम क्या होते हैं, शहरों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे जीव जंतुओं के नाम हो गए, मतलब जैसे कुत्ता है तो कुत्ता वो नॉर्मल कुत्ता कुत्ता हो गया, लेकिन जब कुत्ते की अलग अलग प्रजातियां हैं या फिर आपने कुत्ते का नाम रख दिया है टॉमी, तो टॉमी क्या हो जाएगा, आपने टॉमी बुलाया तो मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे जातिवाचक संज्ञा में जितने भी पशु पक्षी हैं, आपके पशु पक्षी, मसाले, अन्न, फल और पहनने ओढ़ने इत्यादि की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जैसे अलमारी है, कुर्सी है, मेज है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। मेज मतलब पूरी मेज, मतलब हर मेज को हम कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो समझ में आ गया, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे किसी कवि का नाम हो गया, किसी कवित्री का नाम हो गया, या फिर किसी नदी का नाम हो गया, पहाड़ का नाम हो गया, पठार का नाम हो गया, समुद्र का नाम हो गया, झील का नाम हो गया, या फिर नगर का नाम हो गया, किसी गांव का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया। इन सभी के नामों को, किसी पशु का नाम हो गया, जो विशेष नाम जो दिया जाता है, जैसे भैंस का कोई विशेष नाम आपने दे रखा, आपके घर में भैंस है, आपके घर में गाय, आपके घर में कुत्ता है, तो उस नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, और जो व्यक्तियों के नाम है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेंगे। जातिवाचक संज्ञा जैसे फल है, सेब है आपका, और जितने भी फल के नाम हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, अनार, आम, केला, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत। मसालों के नाम है, जैसे काली मिर्च है तो काली मिर्च तो बहुत सारी, ऐसा तो नहीं कि एक ही काली मिर्च है, ठीक है, वो आप उसमें पहचान नहीं पाएंगे। जब उसकी एक अलग पहचान बन जाए, इस एक की एक अलग पहचान बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे अब काली मिर्च में मान लीजिए कोई एक विशेष क्षेत्र की काली मिर्च हो, या फिर विशेष क्षेत्र का कोई एक मसाला हो, उसका अलग नाम हो, जैसे सेब विशेष क्षेत्र का हो गया। अन्न में जैसे गेहूं है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन एक विशेष गेहूं है, उसका आपने एक गेहूं का वैसा कोई नाम हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहनने ओढ़ने की वस्तुएं या फिर जो सामग्रियां हैं, मेज, कुर्सी, अलमारी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक, जब समूह का बोध हो रहा हो, किसी समूह का बोध हो रहा है, जैसे सेना शब्द हमने कहा, दल कहा, सभा कहा, गिरोह कहा, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। भाववाचक, जब हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न होती है, जैसे आपका अच्छाई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम है, मिठास है, लंबाई है, चौड़ाई है, वीरता, शूरता, इस सब चीजों का बखान हो रहा हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सोना, चांदी, घी, पीतल, ये सारी चीजें आती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा धातु या द्रव्य का बोध कराती है, तो ये सब, ये धातुएं हैं, आप देखिए तो ये द्रव्य में भी हो जाती हैं, तो ये सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर गुणवाचक है। तो ये गुणवाचक नहीं है इसमें, लेकिन बताइए दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी।
दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? ए, बी, सी या फिर डी? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर गुणवाचक संज्ञा है? दक्षिण शब्द। तो दक्षिण क्या होता है? एक विशेष आपकी दिशा का निर्धारण हो गया, दक्षिण दिशा। अब आप दक्षिण से कोई और मतलब नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपका ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? पुस्तक शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक संज्ञा है या फिर ये भाववाचक संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? पुस्तक, तो पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें आ सकती हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब बहुत सारी पुस्तकें जैसे बहुत सारी वस्तुएं किसी एक के अंतर्गत आ जाती है, तो वो अब ये पूरी पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। अब उस पुस्तक के अंदर आपकी भी पुस्तक आ सकती है, कोई और पुस्तक भी आ सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, हर सब्जेक्ट की किताबें आ सकती हैं, और भी किताबें आ सकती हैं। तो पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। पूरी पुस्तक जाति का ये बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पुस्तक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लीजिए रामायण दिया रहता, तब वो क्या हो जाता? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है, तो जो किसी एक विशेष जाति का बोध करा रहा हो, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। अगला दिया है, कुर्सी शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? कुर्सी शब्द संज्ञा है, ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? व्यक्तिवाचक है या फिर ये जातिवाचक है या फिर ये भाववाचक है या फिर ये समूहवाचक है? कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक या भाववाचक या फिर समूहवाचक? कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए, कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? ए, बी, सी या फिर डी? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक या फिर भाववाचक? तो कुर्सी मैंने बताया जो सामग्रियों के नाम है, जैसे अलमारी है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, तो ये सब क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसलिए कुर्सी शब्द क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, कुर्सी के साथ साथ आपका अलमारी हो गया, मेज हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब भी जातिवाचक संज्ञा है। सामग्रियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होंगे। घड़ी हो गया, टेबल हो गया, मेज वही, ठीक है, घड़ी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नाप तौल का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक कहते हैं या फिर हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं? नाप तौल का बोध कराने वाले को कौन सी संज्ञा कहते हैं? जो नाप तौल का बोध कराती है उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा? नाप तोल का बोध कराने वाली को कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो नाप तोल का बोध कराने वाले को, जैसे लंबाई हो गया आपका, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये आता है नाप तौल के अंतर्गत। तो नाप तौल के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा आती है। ठीक है, नाप तौल के अंतर्गत कौन सी संज्ञा आती है आपकी?
भाववाचक संज्ञा आती है। नापतोल हो गया, गति हो गई, स्वाद हो गया, जैसे तेज, धीमा, ये सब क्या हो जाता है? गति। ठीक है, स्वाद हो गया, या जो मन के आपके भाव हैं, नापतोल हो गया, ठीक है, नापतोल हो गया, ये सब क्या हो जाता है आपका? ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है, भाववाचक संज्ञा के। या गुण हो गया आपका, भाव हो गया, या फिर आप कोई क्रिया कर रहे हैं जैसे पढ़ाई लिखाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्रिया या फिर गुण, ठीक है। भाववाचक गुण क्या होता है? अच्छाई, या फिर आपके जो अवगुण हैं वो भी, या आपके अंदर के जो भाव हैं जैसे कृपणता, बुढ़ापा, ये सब भाव हैं, तो ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गुण, अवगुण भी आता है भाववाचक के ही अंतर्गत, जैसे वह बेईमान है, वह, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जितनी भी गतियां हैं जैसे तेज, धीमा, ये सब, स्वाद है जैसे मिठास, खटास, जो भी आपका, जो भी आपकी जीभ को अनुभव होता है स्वाद में, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे क्रिया करना, पढ़ाई लिखाई, सोना जागना, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गुण, ईमानदारी हो गई, और जो भी गुण हैं वो सब भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं वो भी भाववाचक, जैसे कृपणता है, चतुराई हो गया आपका, या फिर मित्रता का भाव है, शत्रुता का भाव है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अवगुण, बेईमानी है, वो चोर है, डकैत है, ये सब अवगुण है इसके, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, या फिर शत्रुता, या फिर अच्छाई। इसको कर दीजिए व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इसको कर दीजिए आप समूहवाचक संज्ञा, या फिर इसको कर दीजिए आप द्रववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर द्रव्यवाचक। तो क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, केवल एक ही वस्तु का बोध होता है हमें, वो क्या कहलाती है? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक कहलाती है, या फिर वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, या फिर वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है? क्या कहलाती है? जब एक ही वस्तु का बोध हो रहा हो, एक ही वस्तु का, केवल एक वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे कि हमने कह दिया कि सीता, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का बोध हो गया। जैसे हमने कह दिया गंगा, तो नदियों में केवल एक ही नदी का बोध हो रहा है। जैसे हमने कह दिया ताजमहल, तो केवल ताजमहल का ही बोध हो रहा है। हमने जैसे किसी स्थान का नाम ले लिया आगरा, तो केवल एक स्थान के नाम का ही बोध हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कैसे आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जब एक ही वस्तु का बोध हो, या एक ही व्यक्ति का, या एक ही स्थान का बोध हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो जब एक ही वस्तु का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। या एक स्थान का बोध हो, इसमें ये भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि एक व्यक्ति का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मेज का मतलब बहुत सारी मेज का बोध हो जाएगा। टेबल का, जैसे कि कुर्सी हो गई, इसका मतलब बहुत सारी कुर्सी का बोध हो जाएगा। बोर्ड कह दिया मैंने, तो बहुत सारे बोर्ड का बोध हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कोई एक नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन बोर्ड का मतलब जितने भी बोर्ड हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे बहुत सारी, जैसे कुर्सी है तो बहुत सारी कुर्सियां हो सकती हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर वही कुर्सी का एक स्पेसिफिक, आपके पास 10 कुर्सियां हैं और आपने एक का नाम रखा हुआ, अपने 10 का अलग अलग नाम रखा हुआ है, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जिससे एक ही वस्तु का बोध होता है तो हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कह रहा है ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ताजमहल सुंदरता हो गया, तो ये सुंदरता क्या है? ये भाव है। शत्रुता का भी भाव होता है, और अच्छाई का, बुराई का, ये सभी
भाव है। जो ताजमहल है ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक विशेष स्थान में एक विशेष वस्तु का नाम है, ये एक विशेष वस्तु का नाम है ताजमहल, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आपकी सुंदरता, अच्छाई और शत्रुता, ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है जो कि जाति का बोध नहीं करा रही है। उस आंसर दिया है आपका, ऑप्शन दिया है पुस्तक, बी दिया है पशु, सी दिया है मकान और डी दिया है आगरा। इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं करा रही है। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, या फिर सी, या फिर डी। आंसर करिए, इसमें से क्या सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं करा रही है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पुस्तक नहीं करा रही है, पशु नहीं करा रहा है, मकान नहीं करा रहा है, या फिर आगरा ये नहीं करा रहा है। जातिवाचक संज्ञा का बोध इसमें से कौन नहीं करा रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा है, एक विशेष जाति का बोध, तो पुस्तक मतलब सारी पुस्तक जाति का बोध हो गया, चाहे वो उस पुस्तक का नाम कुछ भी हो। पशु तो सारे पशुओं का बोध हो गया, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर कुछ और हो, ठीक है। मकान आपका जो है वो सभी मकान का बोध हो गया, ठीक है। अब मकान या घर हो गया तो वो कौन सा घर है ये पता नहीं, जितने भी घर हैं सभी घरों का बोध हो गया आपके पास। लेकिन आगरा दिया हुआ है, आगरा, तो आगरा का मतलब क्या है, एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है आगरा, ठीक है। आगरा, दो आगरा तो है नहीं, एक ही आगरा है, तो एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ना कि ये जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो किसी विशेष स्थान का नाम हो, या फिर वस्तु का नाम हो, एक ही वस्तु का नाम हो, या फिर एक स्थान का नाम हो, या एक व्यक्ति का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो है आपका आगरा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। स्त्री नहीं दिया, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर भाववाचक है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो किस संज्ञा का हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, समूहवाचक का, या फिर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व मतलब क्या होता है, स्त्री के गुण आ जाना स्त्रीत्व कहलाता है, जिसके अंदर स्त्रियों के गुण हो। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, या फिर ये समूहवाचक होगी, या फिर ये भाववाचक हो जाएगी। बताइए, आंसर करिए, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, या फिर भाववाचक। क्या होगा इसमें, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो स्त्रीत्व का अर्थ मैंने बताया, स्त्रियों के गुण। तो स्त्री का गुण कहाँ दिखाई देगा आपको, जो गुणवाचक संज्ञा है, जहां पर हम गुण को रखते हैं। गुण कहाँ पर रखते हैं, भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। गुण कहाँ पर दर्शाया जाता है, भाववाचक में। हमारे जो भाव हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, स्वाद है हमारा, ये सब नाप तोल है, माप है, ये सब कहाँ रखा जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व जो है ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा होता है, या फिर कारक के द्वारा, या सर्वनाम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। हिंदी में लिंग निर्धारण किसके द्वारा हम करते हैं। जैसे कि दिया है कि राम गया, राम ये क्या है, संज्ञा है, राम गया। तो किसके द्वारा हमने लिंग का निर्धारण किया, गया से या फिर राम से। बाकी हो गया आपका जैसे सीता गई, सीता चली गई, सीता चली गई। तो इसका लिंग निर्धारण हमने किससे किया, हमने किससे पता किया कि यहाँ पर गई लगेगा या फिर गया लगेगी, या फिर चला गया। जैसे राम होता तो क्या लिखते हैं हम, राम चला गया,
राम चला गया। तो ये किसकी वजह से है? ये क्रिया के देख के हमने किया, या फिर संज्ञा को देखकर किया, कारक को देखकर, या फिर सर्वनाम को। सर्वनाम इसमें इन शब्दों में है नहीं, कारक भी नहीं है, संज्ञा है और क्रिया है। जाना क्रिया है और राम जो है ये संज्ञा है और सीता भी संज्ञा है। तो इसका लिंग निर्धारण किससे होता है? लिंग निर्धारण होता है पहले शब्द से। राम से हमने राम को देखा और इस शब्द से हमने पहचाना कि ये पुरुष है, इसलिए हमने लिखा वह चला गया, राम चला गया। दूसरा है सीता, सीता स्त्री का नाम है, तो हमने देखा स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हमने लिखा सीता चली गई। तो इसका निर्धारण किससे होता है? संज्ञा के द्वारा किया जाता है। लिंग निर्धारण हम कैसे करते हैं? संज्ञा के आधार पर करते हैं। लिंग पढ़ाते समय मैंने बताया भी था कि अगर आपको संज्ञा के साथ क्या लगेगा या फिर सही हिंदी शब्द आते हैं या सही हिंदी वाक्य बनाना आता है, कि आपको ये आभास है कि अगर मैंने लिख दिया होता राम चली गई, तो आपको समझ में आ जाता कि ये गलत है, तो आप लिंग निर्धारण बहुत ही आसानी से आप लिंग वाले शब्द को सही कर सकते हैं। उसका लिंग बता सकते हैं, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। उसको जब आप वाक्य में परिवर्तित कर देंगे संज्ञा को, जैसे पूछ देता है कि राम का लिंग है या राम कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप वाक्य बनाते कि राम चला गया, राम चली गई, तो आपको सही लगता है राम चला गया, तो इसलिए आपको सही हो जाता है कि ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण हम किससे करते हैं? संज्ञा को ध्यान में रख करके करते हैं। संज्ञा के द्वारा ही लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या फिर विचार के द्योतक शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या फिर हम विशेष्य कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव, वस्तु, स्थान, भाव या फिर विचार के द्योतक शब्द को, विचार को लाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या फिर हम उसे विशेष्य कहते हैं। तो वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, या फिर भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, या फिर विचार को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण तो आपका हो जाता है जो विशेषता बताता है उसे, और वही जो संज्ञा है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द की जो संज्ञा है उसे हम विशेष्य कहते हैं। बाकी जो वस्तु स्थान या फिर भाव के जो द्योतक शब्द हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए संज्ञा ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। वस्तु या स्थान के द्योतक शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। भीड़ लिखा है। भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द संज्ञा है, ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर समूहवाचक है? भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? भीड़ शब्द संज्ञा है, क्या हो जाएगा? जातिवाचक है, या फिर ये समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? भीड़ संज्ञा है, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक? भीड़ हो गया आपका परिवार है, या फिर छात्र हैं, ये सब कौन सी संज्ञा है? छात्र भी हो सकते, छात्र। और आपका मान लीजिए सेना है, पुलिस है, ऐसे ही टीचर है, डॉक्टर है, ये सब क्या है? ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हैं, ये सब द्रव्यवाचक हैं, समूहवाचक हैं या फिर जातिवाचक हैं। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा कहलाएगा? भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा कहलाता है? तो भीड़ शब्द जो है
ये समूह का बोध कराता है। भीड़ में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे सेना में सेना का एक समूह होता है, भीड़ में भी भीड़ का एक समूह होता है, परिवार में भी सभी सबका या परिवारों का 10 लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों का, 2 लोगों का एक समूह होता है। छात्र में भी सभी छात्रों का समूह होता है। पुलिस में एक अकेला पुलिस तो होता नहीं है, पुलिस भी जैसे पुलिस आ गई तो अकेला तो आए नहीं रहते हैं, 10 लोग भी आए रहते हैं तो भी हम यही कहते हैं पुलिस आ गई। ठीक है, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा है या समूह का बोध कराती है। तो भीड़ क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवाली, दिवाली शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? दिवाली शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक या फिर आपकी समूहवाचक? दिवाली शब्द संज्ञा है, दिवाली शब्द कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या फिर जातिवाचक है? दिवाली शब्द, तो दिवाली क्या है? एक त्योहार है, तो ये त्योहार जो हो जाएगा वो तो जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि वो बहुत सारे त्योहार का बोध करा रहा है। लेकिन जो दिवाली है ये क्या होगी? दिवाली को हम एक ही रूप में जानते हैं, दिवाली हो गया आपका, और सारे जो भी त्योहार हैं जैसे रक्षाबंधन है और बाकी त्योहार हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो दिवाली शब्द क्या है? त्योहार का नाम। त्योहार के नाम में जो स्पेसिफिक विशेष रूप से किसी एक त्योहार का नाम अगर आप लिख देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। त्योहार वो जातिवाचक हो जाएगा, सभी त्योहारों का बोध करा रहा है। लेकिन अगर हमने कह दिया दीपावली, हमने कह दिया होली, हमने कह दिया रक्षाबंधन, हमने कह दिया नवरात्र, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर ये आपका समूहवाचक है? तो वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा होगा? वाराणसी क्या है? एक शहर का नाम है। ठीक है, एक शहर का नाम है। तो आप बताइए वाराणसी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो शहरों के नाम को कहाँ पर रखते हैं? शहर के नाम, समुद्रों, गांवों, शहरों, नगरों, इन सब के नाम को हम रखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कवियों के नाम को, कवित्रियों के नाम को, नदियों के नाम को, झीलों के नाम को, पर्वतों के नाम को, पहाड़ों के नाम को, इन सब को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही शहर का नाम है तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वाराणसी शहर हो, आगरा शहर है, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे बिहार नाम दे दिया या आपके किसी जिले का, जैसे बेगूसराय दे दिया, समस्त आपका पश्चिमी वो दे दिया चंपारण, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, समूहवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा नहीं रह जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए, तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? तोता, तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो तोता मैंने बताया पशु पक्षियों के जो नाम है वो कहाँ जाते हैं आपके? देखिए, पशु पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम और आपके पक्षियों के नाम हो गए, कीट के नाम हो गए, ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब आपके कीट पतंग हो गए, कीट पतंग, सामग्री, ये सारे नाम आपके जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कहाँ जाएंगे ये सभी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। जाति, अब तोता का अगर आपने कोई नाम रखा होगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन तोता मतलब जितने भी तोते हैं
उन सभी का ये बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एक तोता है, 4 तोता है, सभी को आप तोता कहते हैं, तो वो पूरी तोता जाति के लिए हो गया। लेकिन अगर आपने चारों के अलग अलग नाम रखे हैं, आप अब उसको उसके नाम से बुला रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो उस पक्षियों के नाम को या फिर कहें पशुओं के नाम को, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो पशु पक्षियों, कीट पतंगों इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए, तोता कैसा शब्द है या कौन सी संज्ञा है? ये तो जातिवाचक संज्ञा है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ रहा है। मिठास है, बिजली है, पानी है या फिर कलम है? इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? मिठास, बिजली, पानी या फिर कलम? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी इसमें से? द्रव्यवाचक मतलब जो धातु में हो, तो क्या हो जाएगा? द्रव्य में जो द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सोना को भी आप गला सकते हैं, घी को भी आप पिघला सकते हैं, चांदी को भी, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, तो धातुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, किसी धातु या द्रव्य के नाम को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। तो पानी कैसे रहता है? द्रव्य में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, या फिर वो द्रव्य भी बन जाता है। तो पानी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पानी हो गया, घी हो गया, और आपका सोना, चांदी, पीतल, ये सभी जो है ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो पानी कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल, विंध्याचल शब्द है जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? विंध्याचल शब्द ये कैसी संज्ञा है? विंध्याचल शब्द कैसी संज्ञा है? समूहवाचक है, या फिर ये जातिवाचक है, या द्रव्यवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है? विंध्याचल कैसी संज्ञा है? ए, बी, सी या फिर डी? विंध्याचल कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर द्रव्यवाचक है? विंध्याचल कैसी संज्ञा है? क्या सही होगा इसमें? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो विंध्याचल जो है या एक नाम हो जाता है, एक स्थान विशेष का नाम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। ठीक है, विंध्याचल क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये बोध कराएगा। विंध्याचल पर्वत भी है, विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल जो स्थान है, तो ये क्या हो जाता है? बी, आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ये नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें दिया है आपका, एक मिनट, चलिए क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, तेल या फिर मिठास? मिठास रखना चाहिए था। सोना, चांदी, तेल या फिर मिठास? क्या सही होगा इसमें? मिठास। क्या सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना है, चांदी है, तेल है या फिर मिठास है। इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? कौन सी नहीं होगी? मतलब कौन सी अन्य संज्ञा है? बताइए।
क्या हो जाएगा सही, या तो आपका ये भी रहता है तो भी सही है। बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना, चांदी, तेल या फिर आटा। सोना, चांदी, तेल या फिर आटा, क्या सही हो जाएगा? अब आटा तो किसी का भी आटा हो सकता है, चाहे वो आपका ये हो जाए, आपका सकता है, मतलब जौ का आटा हो गया और गेहूं का आटा हो गया या फिर किसी और चीज का आटा हो गया। ये जो है ये द्रव्यवाचक नहीं है, बल्कि जो सोना है, चांदी है, तेल है, ये मुख्य रूप से द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सोना, चांदी, तेल, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें डी ऑप्शन जो है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको जाति के अंतर्गत आप रख सकते हैं, ये गणना नहीं कर सकते, इसकी नाप तौल तुलना कर सकते हैं भाववाचक के अंतर्गत शब्द दिए रहते हैं तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आटा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कह रहा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है सभा, मानवता, आदमी और चावल। इसमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मानवता, आदमी या फिर चावल। समूहवाचक संज्ञा जो कि समूह का बोध करा रहा हो। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, क्या कहलाएगा? इसमें से क्या सही हो जाएगा? सभा या फिर मानवता या आदमी या फिर चावल। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है सभा, मानवता, आदमी या चावल। क्या सही होगा इसमें से? सभा, मानवता, आदमी या चावल। ए, बी, सी या फिर आपका डी। ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? सभा सही होगा, सभा है जाति समूहवाचक, या फिर मानवता है या आदमी है या फिर चावल है। तो आप इस पर क्या लगाएंगे? अन्न के नाम ये कहाँ आते हैं? अन्न के नाम ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। ये कहाँ जाएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आदमी भी जाति का ही बोध करा रहा है, पूरी आदमी जाति का बोध हो रहा है। मानवता जो है ये कहाँ आएगी? ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगी। बची आपकी सभा, तो मैंने बताया सभा है या फिर भीड़ हो गई या फिर आपका सेना हो गया, ये सब समूह के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए ये जो है आपका दल है, गिरोह है, दल है आपका, गिरोह है, ये सभी कहाँ आते हैं? ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सभा समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सभा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा दिया हुआ है। बुढ़ापा शब्द है भाववाचक है, ये समूहवाचक है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? अब देखिए क्या हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द ये भी मैंने बताया है, बुढ़ापा शब्द है कैसा शब्द, कैसी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? या फिर लिख दीजिए बुढ़ापा शब्द है कैसा शब्द? भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये समूहवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है या फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द हो जाएगा? बुढ़ापा शब्द कौन सा शब्द है? ये आपको भाव का बोध करा रहा है या फिर एक समूह का बोध करा रहा है या फिर एक जाति का या फिर एक व्यक्ति का बोध करा रहा है? ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से क्या सही हो जाएगा? बुढ़ापा कैसा शब्द है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो व्यक्ति का तो बोध नहीं हो रहा है। जब एक व्यक्ति का किसी का नाम आए या किसी स्थान का नाम आए, किसी वस्तु का नाम आए, तो हम कहते हैं, किसी विशेष का नाम आता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जाति जैसे अन्न हो गया आपका, अन्नों के नाम जैसे गेहूं, चावल, आटा, गेहूं, चावल हो गया आपका, और भी अन्न है, चना, मटर, ये सब है, तो ये सब अन्न के नाम हो गए। फलों के नाम हो गए आपका, या फिर सामग्रियों के नाम हो गए, और आपके पास और है जैसे सब्जियों के नाम हो गया आपके पास, फूलों का नाम हो गया, और पशु पक्षियों, कीट पतंगों इत्यादि के नाम हो गए। ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक में आपने देखा अभी भीड़ हो गया, गिरोह हो गया, दल हो गया, सेना हो गई, सभा हो गई, ये समूहवाचक के अंतर्गत आता है। बुढ़ापा में क्या आता है? भाव आता है। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक है। जैसे आपका जहां पर प आए या फिर समझिए ई आए, ये सब भाव दिखाई दे रहे हो तो वो आपका भाववाचक। जैसे बुढ़ापा और आपका
ये और जैसे आपका हो गया अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब कैसे शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नाप तोल वाली वस्तुएं हो गई, हमारे अंदर के जो भाव हैं जैसे कृपणता, चतुराई, सौंदर्य, सुंदरता, गुड़ में जैसे अच्छाई उसकी हो गई या फिर ईमानदारी हो गई, ये सब गुण हैं। अवगुण भी हैं जो ईर्ष्या, द्वेष की भावना या फिर आप कह सकते हैं बेईमानी, चोरी, ये सब कहाँ आती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक। जो हमारे शरीर की अवस्था जो परिवर्तित होती है वो एक भाव है हमारा। ठीक है, जैसे कहते लोग बुढ़ापा आ गया, तो वो अंदर का एक भाव है, इसलिए बुढ़ापा जो है वो क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा। जवानी ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, कैसे होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, क्रिया के द्वारा होता है, संज्ञा के द्वारा होता है, कारक के द्वारा होता है या फिर सर्वनाम के द्वारा होता है। तो ये रिपीट हो गया है, हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होगा? वो संज्ञा के द्वारा होता है। जो भी संज्ञा है उससे जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमारा लिंग निर्धारण हो जाता है कि वह स्त्री है, स्त्रीलिंग है या फिर वो पुल्लिंग है। ठीक है, या फिर उभयलिंग है। ठीक है, तो किससे होता है? ये संज्ञा के द्वारा लिंग का निर्धारण करते हैं, ना कि क्रिया के द्वारा करते हैं, ना कारक के द्वारा और ना ही सर्वनाम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं? संज्ञा के द्वारा करते हैं। अब सर्वनाम में वह पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है और स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है। तो पहले यदि हमें संज्ञा का पता होगा तो संज्ञा के स्थान पर ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमने लिखा हो कि राम जा रहा है, फिर मैं लिखा हूं वह खुश है या फिर वह दुखी है, तो ये किससे मैंने पता लगाया? खुश है। तो यह किससे मैंने पता लगाया? ये इससे कि राम पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये सर्वनाम का प्रयोग है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तो सर्वनाम भी नहीं कर पाएगा। कौन करता है? केवल और केवल संज्ञा करती है। लिंग का निर्धारण संज्ञा के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, भाववाचक संज्ञा इसमें से नहीं है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी? अब यहाँ पर अपवाद आ गया, सभी में ई शब्द लगा हुआ है। देखिए ई लगा हुआ है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें से कौन सी है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं होगी? लड़ाई करना भाववाचक संज्ञा, चतुराई ये भी अंदर का भाव है। ठीक है, उतराई ये भी भाव है। ठीक है, ये जो आपका है मिठाई, ये क्या हो जाएगा? बताइए, ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? मिठाई कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक हो नहीं होगी तो ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी? मिठाई कौन सी संज्ञा कहलाएगी? मिठाई कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो मिठाई हो जाएगी कौन सी संज्ञा? ये सही हो जाएगा। पहले तो ये देखिए, ये जो मिठाई है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर मिठास शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द? मिठास शब्द। मिठास जो है ये हमारे स्वाद को बताता है। मिठाई जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। मिठाई के अंदर कई सारी प्रजातियां, कई सारी मिठाइयां होती हैं, तो ये संज्ञा वाली वो वाली मिठाई है। ठीक है, ना कि ये भाव वाला मिठास है। ठीक, तो मिठाई क्या हो जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद बहुत सारी मिठाइयाँ, कोई भी नाम आप बताइए तो जो नाम होगा वो भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना है, गाय है, पहाड़ है या फिर आम है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। यमुना है, गाय है, पहाड़ है या फिर आम, इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी जो किसी एक व्यक्ति का बोध करा रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? बताइए, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? क्या कह रहा है? यमुना, गाय, पहाड़ या फिर आम,
कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो मैंने कहा जो भी पहाड़ के नाम है वो कहाँ आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पहाड़ शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने कहा हिमालय पर्वत, तो हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही आम है, अब आम के अंदर आपका बहुत सारे आम होते हैं, तो ये आम जो है ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब है गाय। गाय भी जो है ये जातिवाचक, पशुओं के नाम हो गए, पक्षियों के नाम, कीट पतंगों, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। पशुओं का नाम जैसे गाय तो जातिवाचक हो गई, आम भी जातिवाचक, पहाड़ भी जातिवाचक। लेकिन गाय में यदि आपने अपनी गाय का कोई नाम रखा है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। यमुना, नदियों के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब नदी का नाम जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, और पहाड़ की जगह यदि हिमालय दिया होता तो हम क्या करते? तब ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता, क्योंकि हिमालय एक ही है। ठीक, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता। तो जैसे गंगा ये नदी का नाम है तो यमुना नदी का नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, या गंगा होता तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा, बाजार, समोसा, आगरा। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो पशु पक्षियों का नाम में ये पशु का नाम हो गया जातिवाचक। अब बाजार कोई भी हो सकता है, अब वो कौन सा बाजार है ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। समोसा में एक समोसा तो है नहीं कोई। ठीक है, अब जितना भी समोसा है सब समोसा, तो पूरी समोसा जाति का बोध हो रहा है। समोसे के अनेक अनेक प्रकार हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बचा आपका क्या? ये आगरा। तो आगरा एक स्थान का, विशेष स्थान का नाम है, इसलिए हम क्या करेंगे? आगरा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे आगरा में ताजमहल, ताजमहल को भी हम किस अंतर्गत रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा जो है वो ये आगरा शब्द नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं हो जाएगी? आगरा। आगरा कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, और उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, पर्वतों का नाम, झीलों का नाम हो गया, और आपके और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका व्यक्तियों का नाम हो गया, जैसे कवि है, कवियों के नाम को, राज्यों के नाम को कह सकते हैं, पुस्तकों के नाम को, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पुस्तक शब्द दिया है तो ये पूरी पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। कवि शब्द दिया है तो ये पूरी कवि जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर कवि के स्थान पर आपको दे दिया तुलसीदास, तो आप क्या बताइएगा? तब हम कहेंगे ये व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही इसके स्थान पर दे दिया रामायण, रामचरितमानस भी दे दिया, तो भी हम क्या करेंगे? इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री दिया है तो ये क्या हो जाएगी? पूरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन स्त्री के स्थान पर किसी स्त्री का नाम दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाएगी। ठीक है, देश का नाम हो गया, इसी तरह से झीलों का नाम हो गया, तो ये सभी जातिवाचक से क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब देश दिया तो वो जातिवाचक, लेकिन देश के स्थान पर देश का नाम दे दिया, यूरोप दे दिया, एशिया दे दिया, इंडिया दे दिया, भारत दे दिया, तो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अर्थ के आधार से संज्ञा को कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 4 है, 5 है, 6 है या फिर 7 है? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 4, 6 या फिर 7? अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार पूछ रहा है आपसे। तो संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए आपको? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के कितने प्रकार देखे हमने? 4, 5, 6 या फिर 7? कितने प्रकार देखे हमने? ए, बी, सी या फिर डी? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो क्या हो जाएगा? 5 प्रकार है। हमने कितने प्रकार देखे हैं? 5 प्रकार देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं? व्यक्तिवाचक देखे हैं, व्यक्तिवाचक, और कौन से देखे हमने? समूहवाचक देख लिए, और समूहवाचक देखा, और क्या देखा? जातिवाचक देखा,
और क्या देखा हमने? समूह जातिवाचक, और देखा हमने द्रव्यवाचक, और क्या देखा? भाववाचक। ठीक है, तो ये संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर है, साकेत है, दिल्ली है या फिर नीलम है? इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको दिखाई देता है? ए, बी, सी या फिर डी? शहर दिया है या फिर साकेत शब्द दिया है या दिल्ली दिया है या फिर नीलम दिया है? तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही होगा इसमें? आंसर करिए फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी? इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? नीलम दिया है, तो नीलम किसी का नाम भी हो सकता है, स्त्री का नाम हो सकता है, या फिर नीलम पत्थर भी होता है। तो वो क्या है? एक विशेष पत्थर का नाम है, स्त्री का नाम हो गया नीलम। ठीक है, दिल्ली एक शहर का नाम है। ठीक है, साकेत एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है साकेत, तो ये पुस्तक का नाम हो गई। तो ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब हो जाएंगी आपकी व्यक्तिवाचक। कहाँ चली जाएंगी ये सब? ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चली जाएंगी तीनों चीजें। बचा आपका ये शहर। तो शहर क्या है? ये जातिवाचक है। अब शहर में दिल्ली शहर है, आगरा है, वाराणसी है या फिर मथुरा है या फिर लखनऊ है, कौन सा शहर है ये नहीं पता है। तो शहर में क्या आ जाएगी? सभी शहर जाति आ जाएंगी, जो भी शहर के अंतर्गत आते हैं शहर, वो सभी शहर के नाम आ जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, शहर जातिवाचक संज्ञा। यही वही दिया था शहर का नाम दिल्ली, वो कहाँ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला गया। ठीक है, तो जातिवाचक शहर के नाम, झीलों के नाम, पर्वतों, पहाड़ों, पठारों, ये सभी के नाम जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति का नाम हो गया, सॉरी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर हम वचन कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, वही सीधे उसमें एक ही दिया है वस्तु। वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर हम वचन कहते हैं? क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर वचन? वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सही आंसर है, क्या हो जाएगा? संज्ञा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। वस्तुओं के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? संज्ञा वस्तुओं के नाम को या फिर किसी व्यक्ति के नाम को या फिर किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने देख लिया संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और आपका जातिवाचक। ठीक है, तो संज्ञा के 5 प्रकारों को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होगी। हम मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे सर्वनाम की। ठीक है, तो कल सभी लोग जरूर आइए, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक जिसने संज्ञा नहीं समझा है वो सर्वनाम नहीं समझ पाएगा। तो पहले सर्वनाम को इसलिए हमने पढ़ा, अब कल की क्लास में हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली की क्लास में। चलिए।